ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं कि अभी आज का ज्वलंत मुद्दा है और यह मुद्दा है तमिलनाडु में हिंदी विरोध, सांस्कृतिक अस्मिता या राजनीतिक अवसरवादिता। अभी भारतीय राजनीति में तमिलनाडु का मामला काफी गर्म है। एक तो लोकसभा सीटों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा थ्री लैंग्वेज फार्मूला का मुद्दा है। 1968 से भारत में थ्री लैंग्वेज फार्मूला को स्वीकृति मिली है। सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया, सभी राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। तमिलनाडु ने आरंभ से ही दो लैंग्वेज फार्मूला को अपना कर रखा है और अंग्रेजी और तमिल, और तीसरे लैंग्वेज को उसने एडॉप्ट नहीं किया। चलिए, एक बात तो समझ में आती है, जब 1950 में जब भाषा का मुद्दा उभर कर आया, मैं पीछे आपको थोड़ा सा ले चलता हूं और बताता हूं उस समय की राजनीति क्या थी। ये मुद्दा नेशन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। इसके लिए हम किसी नॉर्थ इंडियन लीडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें दक्षिण के लीडर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे, जिनका भी कमिटमेंट हिंदी के लिए उस समय हुआ करता था, और महात्मा गांधी जबकि अहिंदी प्रदेश से थे, उनका तो हिंदी के लिए हमेशा कमिटमेंट रहा है। तो वैसी स्थिति में 1950 में एक्चुअली हुआ क्या था कि उसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। जहां तक नेशन बिल्डिंग का सवाल है, तो नेशन बिल्डिंग का मॉडल सबसे पहले यूरोप ने तैयार किया था, और यूरोप का जो नेशन बिल्डिंग का मॉडल था वो बड़ा स्पष्ट था। वन लैंग्वेज वन नेशन। एक इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर ब्रिटेन बना था, फ्रेंच लैंग्वेज के आधार पर फ्रांस बना था, जर्मन लैंग्वेज के आधार पर जर्मनी बना था। तो जाहिर है कि जब हमने संघीय मॉडल एडॉप्ट किया तो हमने यूएसए की तरफ देखा। नेशन बिल्डिंग का मॉडल एडॉप्ट किया तो यूरोप की तरफ हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मॉडल तो वहीं से आया था। तो पहले हमारे नेता भी वन लैंग्वेज वन नेशन के आदर्श से प्रेरित हुए, और उन्होंने सोचा कि वैसा कौन सा लैंग्वेज है जो भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, राजभाषा बन सकती है, दैट कैन बी स्टेट लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज। उनको सबसे सशक्त दावेदार हिंदी नजर आ रही थी। तो उन्होंने उसी समय हिंदी को स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन ये सब मामला मैं आपको हिंदी की पैरोकारी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं। अभी जो तमिलनाडु का मुद्दा है वो हिंदी का मुद्दा नहीं है, ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला का मुद्दा है, जिसमें हिंदी कंपलसरी नहीं है। लेकिन थोड़ा मैं इतिहास में आपको पीछे ले जाता हूं, फिर मैं एक खुद का अनुभव भी आपको बताऊंगा कि मैंने खुद चेन्नई में किस प्रकार का अनुभव किया, और शायद उनकी द्विभाषा फार्मूला, टू लैंग्वेज फार्मूला का एक बड़ा शिकार मैं खुद भी हुआ। तो आई हैव टू शेयर दिस व्यू विथ यू। थोड़ा सा आप इस कहानी को सुन लें। तो अब क्या है कि जब आजादी मिली और संविधान सभा में बहस शुरू हुई, तो हुआ कि हिंदी को बनाया जाए, एक राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में, स्टेट लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदी के प्रति बहुत समर्पित नहीं, तो आप तो जानते ही कि वो अंग्रेजी भाषी रहे थे अपने समय में, लेकिन अब नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज का सवाल था, तो हर नेता समर्पित थे। गांधी जी अहिंदी प्रदेश से आने के बाद भी समर्पित थे। आज भी हमारे बहुत सारे गुजराती भाई हैं, हमारे छात्र हैं जो हिंदी भाषी हैं और हिंदी में भी कोचिंग लेते हैं। तो गांधी जी का प्रभाव है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ऐसा ही प्रयास किया था तमिलनाडु में। खुद उनकी राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया, और फिर एंटी हिंदी मूवमेंट शुरू हुआ, जो सबसे उग्र उदाहरण तमिलनाडु में किया। डाउन डाउन हिंदी, सेल्फ इमोलेशन जैसी घटनाएं भी होने लगी। तो फिर हमारे नेताओं ने अपनी नीति बदल दी, और नेशन बिल्डिंग का हमने एक बड़ा ही पृथक मॉडल एडॉप्ट किया। ये पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल सकती। हमने एक भाषा एक राष्ट्र की उस थियरी को छोड़ दिया जो यूरोप ने लिया था।
आप देखेंगे कि हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को अडॉप्ट किया और अंग्रेजी को सहराजभाषा के रूप में अडॉप्ट कर लिया, ताकि गैर हिंदी प्रदेश के लोगों को आपत्ति ना हो। उस समय तो गैर हिंदी प्रदेश के लोगों को यह खतरा नजर आ रहा था कि हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। खैर चलिए, ये बात उस समय सुनी गई, हमारे नेताओं ने कॉम्प्रोमाइज किया। पहले इसको 15 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड दिया कि 15 ईयर्स तक अंग्रेजी सहराज भाषा रहेगी, सपोर्टिव लैंग्वेज रहेगी, एंड हिंदी वुड रिमेन टू बी द स्टेट लैंग्वेज। लेकिन जब 1965 जैसे जैसे नजदीक आता गया, फिर एक बार राजनीतिक विरोध बढ़ता गया, तो उन्होंने फिर एक बार कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो 1963 में ही कि इसको हम लोग एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर देते हैं, एक अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं। वही अनिश्चित काल अभी तक चल रहा है। ये तो एक कहानी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मुद्दा ये है कि मैं अपना अनुभव बताता हूं। अब तमिलनाडु को अंग्रेजी की छूट मिली, ओके, और वह अंग्रेजी भाषा को सहराज भाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, हिंदी को कंपलसरी नहीं किया गया। अब मैं अपना अनुभव आपसे बांटता हूं। मैं 2017 की घटना बता रहा। एक मैरिज पार्टी में हिस्सा लेने के लिए मैं चेन्नई गया था। मैं और मेरी मिसेज थी। हम लोग एक टैक्सी वाले को पकड़े, अपने होटल से वेन्यू के लिए निकले। पता नहीं उस समय क्या गलतफहमी हुई, हमने क्या कहा, उसने क्या समझा, आई डोंट नो। जब रास्ते में हम लोग कहीं भटक गए, उसके बाद हमने उस टैक्सी वाले से पूछना चाहा, कम्युनिकेट किया कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा, हमें तो बताया गया था कि अधिक से अधिक 20-25 मिनट्स का डिस्टेंस है और हम पूरे 1 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। तो पता चला कि उन महानुभाव को हिंदी तो आती नहीं है और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि भाई चेन्नई में हिंदी जानने वाले हूं, लेकिन अंग्रेजी भी नहीं आती। अब मेरे पास 2 ही लैंग्वेज थी और मेरा अगर तीसरा लैंग्वेज भी होता तो वहां काम नहीं आता, क्योंकि वो तीसरा लैंग्वेज तो उनका होता नहीं। तो अब ना तो हिंदी समझ पा रहे थे, ना वो अंग्रेजी, वो सिर्फ तमिल जानते थे और मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत जोर जोर से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। अब पहली बार हमें थोड़ा सफोकेशन होने लगा कि मैं आखिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा कैसे। तो गाड़ी जा रही थी, उसी में एक चौराहा नुमा कोई जगह थी जिस पर कुछ शॉप्स वगैरह भी थे और कुछ लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। मेरी थोड़ी उम्मीद जगी, मैंने उसको कहा, हाथ से इशारे से कहा कि यहाँ गाड़ी रोको भाई। तो मैंने स्टॉप द कार, तो लैंग्वेज तो नहीं समझा लेकिन हाथ का इशारा समझ गया, उसने गाड़ी रोक दी। अब मैं गाड़ी से उतरा और उस चौक पर मैं देखा कि उस चौराहे पर बहुत लोग खड़े थे। तो एक भीड़ जैसी थी, कुछ वहां पर परचेजिंग वगैरह कर रहे थे, बहुत सारे शॉप्स भी थे। तो मुझे उम्मीद जगी कोई ना कोई तो मुझे समझने वाला मिलेगा। तो मैंने इंग्लिश में और हिंदी में बारी-बारी से अपील की कि भाई इसमें कोई भी ऐसा हो जो हमारे लैंग्वेज समझ रहे हो, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, हमसे संवाद स्थापित कर सकते हो, तो प्लीज करिए, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि मैं थोड़ा मुश्किल में फंस गया हूं और रास्ता भटक गया। अब संजोग देखिए, मेरा लक इतना अच्छा था कि एक व्यक्ति वहां निकल गया जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से था और वो हिंदी भी जानता था और इंग्लिश भी जानता था और तमिल भी जानता था, क्योंकि वो वहीं का नेटिव हो चुका था। वो तुरंत आया, उसने हमारी मदद किया। उसने हमारे और कार वाले के बीच, जो ड्राइवर था उसके बीच द्विभाषीय का काम किया। हमारा दृष्टिकोण उसे बताया, उसका दृष्टिकोण हमें बताया, फिर हमको स्लिप पर वो जगह का नाम लिख कर दे दिया और फिर कह दिया कि कार इसको समझा दिया ड्राइवर को कि भाई आप इस जगह पर और ठीक इस डेस्टिनेशन पर उतार दीजिए। अब मैं गया और अपने पहले उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हुआ, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया, फिर हम लोग गए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो ये है उनके 2 लैंग्वेज फार्मूला का कमाल। अब सवाल ये उठता है कि जिस समय 1968 में ये जो त्रिभाषा फार्मूला आप देखते हैं, त्रिभाषा फार्मूला, थ्री लैंग्वेज फार्मूला 1968 में लागू। उससे पहले हमारे नेताओं ने आस नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सोचा था कि भाई कुछ भी हो, हिंदी को एक अखिल भारतीय लैंग्वेज बनाना है। लेकिन मैं आपको अब बताऊं कि हिंदी को राजभाषा नहीं और अंग्रेजी को सहराजभाषा ही नहीं बनाई, हम लोगों ने एक और भी बनाई, एक यूनिक मिसाल कायम की है वर्ल्ड में। एक लैंग्वेज, एक राष्ट्र के फार्मूला को
छोड़ते हुए हमने अपने संविधान की 8वीं अनुसूची में तब 8th शेड्यूल में हमने तब 14 लैंग्वेज रखी। हम उस समय 14 भाषाओं के आधार पर राष्ट्र बने। अभी उनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई। तो हमने इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। उस समय हमने कॉम्प्रोमाइज किया, तमिलनाडु के इस दबाव को स्वीकार किया। कुछ लोग आज भी उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये हमारे एक सफल नेशनल पॉलिसी मानी जाती है। विशेषकर अगर हम दो देशों से तुलना करें कि लैंग्वेज के मुद्दे पर जो पाकिस्तान को भोगना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान में, और जो श्रीलंका को भोगना पड़ा सिविल वॉर का दर्द श्रीलंका में, जो सिंगला लैंग्वेज और तमिल का मुद्दा, तो हम लोग उससे बरी रहे। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा अपना नेशन बिल्डिंग का एक अलग मॉडल बनाया। ये एक अलग चीज है। 1968 में तय हो गया कि भाई त्रिभाषा रहेगी। हमारे नेताओं ने उम्मीद तब नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सोचा था कि भाई दक्षिण की एक भाषा नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ाई जाए और नॉर्थ इंडिया की भाषा साउथ इंडिया में पढ़ाई जाए। बहुत अच्छा रचनात्मक एक इनिशिएटिव था, क्योंकि अगर दक्षिण वालों को ये लग रहा कि भाई उत्तर वाले हमारे लैंग्वेज को नहीं पढ़े तो हम उनके लैंग्वेज को क्यों पढ़े। तो ठीक है, तो एक कॉम्प्रोमाइज हो। हालांकि ये एक आदर्श मूलक अवधारणा थी जो चल नहीं पाई। खैर, त्रिभाषा फार्मूला में तमिलनाडु एकमात्र स्टेट ऐसा रह गया जिसने दो भाषा की जिद पर आज तक अड़ा रहा। अब क्या हो गया है हाल में कि अब जो ये सरकार है उन्होंने 2020 की एक शिक्षा नीति लाई। अब देखिए फर्क क्या है। फर्क यह है कि 1968 में जो शिक्षा नीति थी उस समय से 68 के बाद निरंतर इस बात की मांग हो रही थी कि त्रिभाषा फार्मूला में एक भाषा हिंदी को रखा जाए। वहां जब तमिलनाडु की सरकार को आपत्ति थी, तो यह आपत्ति को मैं मानता हूं कि चलो उनकी आपत्ति कुछ हद तक उचित थी। वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, चलो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है 3 कोई भी लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि वो तीसरा लैंग्वेज हिंदी ही है। फिर आपत्ति क्यों? इनका कहना है नहीं, हम 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे ही नहीं, हम 2 ही लैंग्वेज से। अब क्या हुआ कि हमारी जो अब जाहिर है कि इंडिया की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी थोड़ा स्टर्न एक्शन लिया और उन्होंने जो पीएम श्री स्कीम को रोक दिया, जिसमें फंडिंग थी उसको रोक दिया कि भाई आप त्रिभाषा फार्मूला को लागू नहीं करते तो फिर हम इस फंड को नहीं दें। लेकिन तमिलनाडु में एक नया नैरेटिव ये फैलाया जा रहा कि भाई ये बहाना त्रिभाषा फार्मूला का हिंदी थोपने की। मैंने 1-2 ऐसे आर्टिकल पढ़े जिस आर्टिकल में ये तरह से लिखे हुए थे कि भाई ये हिंदी कहीं साजिश है। लेकिन जबकि बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 3 भाषा कोई भी, क्योंकि उसके 2-3 लाभ बताए गए। एक लाभ बताया गया कि युवाओं में ज्यादा कम्युनिकेटिव स्किल आएगा, अन्य लैंग्वेज के लोगों से जुड़ पाएंगे, रोजगार के बेहतर अवसर होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दूसरे स्टेट में भी जाके जॉब कर सकते हैं, कुछ भी चुन ले, कोई भी एक लैंग्वेज और चुन ले। और तीसरी बात है कि इससे राष्ट्रीय एकता भी थोड़ी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। लैंग्वेज तो जितना भी सीखें, अगर हमारा बस चले तो हम अपना लैंग्वेज क्या, हम तमिल भी सीखें, कन्नड़ भी सीखें, तो दैट इज अ गुड थिंग। क्योंकि आपके पास जितना लैंग्वेज का खजाना है उतना ही आपका माइंड फर्टाइल होता है। इसलिए कोई लोग तो जर्मन और फ्रेंच तक लैंग्वेज सीखते हैं अंग्रेजी के अलावा, अगर ऑप्शन मिलता है। कई बार मुझे भी, मैं जब हिस्टोरियंस को देखता हूँ और कई हिस्टोरियंस का जब मैं पढ़ता हूँ और खास के जो वर्ल्ड स्केल पर हैं, तो मुझे 5-6 लैंग्वेजेज माने 5 to 6 लैंग्वेजेज का ज्ञान उनको होता है। देख के बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो इतनी लैंग्वेज का ज्ञान। तो कुल मिलाकर देखिए ये बात तो सांस्कृतिक अस्मिता की है नहीं, क्योंकि आप पर हिंदी तो थोपी नहीं जा रही है, अब है राजनीतिक अवसरवादी। तो ये तो झलक रही है, दिख रही है। अब मान लीजिए डिलिमिटेशन का मुद्दा है, तो उनका कहना है हमारी सीटें कम हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर कोई रचनात्मक बात सेंटर से करनी चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर ने हालांकि इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया, लेकिन कहा है कि दक्षिण के राज्यों को घाटा नहीं होने देंगे। अब
डिलिमिटेशन में कैसे घाटा नहीं होने देंगे, ये तो मेरी उन्होंने कोई फ़ॉर्मूला दिया नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और मैं भी बहुत दिमाग में इक्वेशन बनाता हूँ, तो 2 ही बातें समझ में आती है। आर्टिकल 81-82 कहता है कि भई हर पॉपुलेशन को एक्कोमोडेट किया जाना चाहिए मताधिकार में। अब अगर नॉर्थ के पॉपुलेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि भई पॉपुलेशन जो भी हो, सीटें यही रहेंगी, तो पता चला किसी स्टेट में 20 लाख लोगों में 1 प्रतिनिधि जा रहा है, तो किसी स्टेट में 5 लाख पीपल को 1 रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है। ये बड़ा ही डिस्पैरिटी जैसी आ जाएगी लोगों के रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन अगर उसको लागू किया जाता है, तो एक तरह से दक्षिण के राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन को कम किया है, तो वो अपने आप को दंडित महसूस कर रहे हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि इसका एक रचनात्मक रास्ता निकालने के प्रयास में सभी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी इस पर सोच रही है और बेहतर हो कि इस पर द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल किया जाए। लेकिन एम के स्टालिन अपने रिप्रेजेंटेटिव 7 स्टेट्स में भेज रहे हैं जिन्हें-जिन्हें घाटा होने वाला है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके पीछे भी कारण है राजनीतिक अवसरवादिता। अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाए। इसके पीछे कुछ न कुछ वोट की राजनीति तो दिख रही, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, खास के भाषा में जब आप पर हिंदी का दबाव नहीं है, तो इतना तुमने में तूफान उठाने की आवश्यकता नहीं थी। और तो मुझे लगता है कि इसमें रचनात्मक रास्ता ही निकाला जाए। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट अच्छा नहीं होता है। राष्ट्र के हक में है कि मिल बैठ के इस पर वार्ता करें। तमिलनाडु भी थोड़ा-सा अपना रचनात्मक रुख अपनाए। राजनीति अपनी जगह है, वोट की राजनीति अपनी जगह है। थोड़ा राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, राष्ट्रीय सम्मान के लिए इस वोट की राजनीति से ऊपर उठकर भी बात करना पड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि इसका कोई न कोई रचनात्मक रास्ता निकल पाए। तो थैंक यू वेरी मच। ये चूँकि बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा था, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस से और अपने स्टूडेंट से शेयर करूँ। थैंक यू वन्स अगेन।